दोस्तों, एक बूढ़े मौलवी साहब अपने टूटे फूटे झोपड़ी में बैठे हुए थे। तभी अचानक उनके टूटे फूटे झोपड़ी के सामने एक चमचमाती हुई कार आकर रुकती है और उसके साथ दो चार और भी गाड़ियां होती है। यह देखकर मौलवी साहब अचानक से उठकर अपने चारपाई पर बैठ जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि उस गाड़ी में से एक लड़की, जो देखने में बहुत बड़ी ऑफिसर लग रही थी, उनके पास आती है और उनका पांव छूकर कहती है कि अब्बू, मैं अब आ गई हूँ और अब जिला कलेक्टर भी बन गई हूँ। यह बात सुनकर मौलवी साहब पहले तो एकदम से असमझ में पड़ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है कि यह लड़की कौन है। इस कारण वह पूछते हैं कि बेटी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ और तुम मेरी पाँव क्यों छू रही हो? तब वह लड़की कहती है कि अब्बू, आप मुझे भूल गए, मेरा नाम दामिनी कुमारी है। अब मौलवी साहब जैसे इस नाम को सुनते हैं, उनकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं और वह लड़की को अपने गले से लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार सवाल यह है कि एक लड़की जो जिला कलेक्टर है, वह एक बूढ़े मौलवी को, वो भी जो टूटे फूटे झोपड़ी में रह रहा है, उसे अब्बू क्यों कह रही थी? और उस मौलवी साहब का उस लड़की से क्या कनेक्शन था, क्या संबंध था? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव के, जहां सुरेश प्रसाद अपनी पत्नी निर्मला देवी के साथ रहा करते थे। उस वक्त उनकी पत्नी गर्भवती थी और कुछ ही महीने बाद उनकी बच्चे की मां बनने वाली थी। दोस्तों, कुछ दिनों बाद जब डिलीवरी का समय आता है तो सुरेश प्रसाद अपनी पत्नी निर्मला देवी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डिलीवरी के लिए भर्ती करा देते हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ देर बाद आकर कहता है कि हमने तो आपके बच्चे को बचा लिया, लेकिन आपकी पत्नी को नहीं बचा पाया हूं। यह सुनकर सुरेश प्रसाद डॉक्टर के सामने ही फुट फुट कर रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, होनी को कौन टाल सकता है। अब इस घटना को ऊपर वाले की मर्जी समझकर डॉक्टर साहब से फिर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे लड़का हुआ या लड़की? डॉक्टर साहब बताते हैं कि आपको एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई है। उसके बाद सुरेश प्रसाद अपनी बेटी को लेकर वापस घर चला आता है और यह फैसला करता है कि वह अपनी बेटी को खुद पालेगा और उसके लिए वही उसका माँ बाप होगा। अब दोस्तों, समय आगे बढ़ता है और सुरेश प्रसाद अपनी बेटी की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करने लगता है। और जब उसकी बेटी जब कुछ बड़ी हो जाती है और पढ़ने लायक हो जाती है, तो उसे एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा देता है। और देखते ही देखते वह लड़की 10वीं की एग्जाम भी दे देती है और जब एग्जाम देती है तो पूरे जिले में टॉप आती है। इस बात से सुरेश प्रसाद काफ़ी खुश होते हैं और उसे अपनी बेटी पर बड़ा गर्व होता है कि मेरी बेटी आगे चलकर जरूर एक न एक दिन बड़ा ऑफिसर बनेगी। और इस बात को अपनी बेटी से भी कहा हमेशा करते हैं कि बेटी, तुम पढ़ने में बहुत होशियार हो और मुझे उम्मीद है कि तुम एक न एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बनोगी। इस बात से वह लड़की भी बहुत मोटिवेट होती है और जीन जान लगाकर अपने बाप की सपनों की पूरा करने के लिए पढ़ाई करते रहती है। दोस्तों, समय इसी तरह आगे बढ़ रहा था, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर होता है। एक दिन अचानक दामिनी के पिता सुरेश प्रसाद की मृत्यु किसी हादसे में हो जाती है, जिससे दामिनी की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। वह अनाथ हो जाती है। अब उसका दुनिया में उसे पालने पोसने वाला कोई नहीं बचता है। दोस्तों, उसके कुछ रिश्तेदार आते हैं और उसके पिताजी का दाह संस्कार करने के बाद अब इस बात की जिक्र होने लगता है कि अब दामिनी की देखभाल कौन करेगा। तभी दामिनी की बुआ कहती है कि दामिनी को मैं अपने पास रखूंगी और उसकी पढ़ाई का सारी जिम्मेवारी मैं उठाऊंगी। इसके बाद दोस्तों, दामिनी अपनी बुआ के साथ उसके घर चली जाती है। लेकिन दामिनी जब अपनी बुआ के घर आती है तो उसकी बुआ उससे सौतेला व्यवहार करने लगती है। उसे पढ़ाई लिखाई करवाना तो दूर की बात थी, उससे अच्छे से बात भी नहीं किया करती है और उससे अपने घर का सारा काम करवाती थी। उसे मानो एक नौकरानी बना कर रखी थी। यह बात दामिनी को भी समझ में आ चुकी थी, लेकिन दामिनी करती भी क्या? वो सोचती है कि अब मेरा इस दुनिया में तो कोई है ही नहीं। अब जो बुआ कर रही है, अब उसके सामने वह क्या कर सकती है? यहाँ कम से कम उसे खाने पीने के लिए और रहने के लिए घर तो मिल रहा है। वह किसी तरह अपनी बुआ की घर की सारे काम किया करती है और साथ ही साथ जो वक्त मिलता है उसमें अपनी पढ़ाई काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन से करती रहती है। दोस्तों, देखते देखते इंटर का एग्ज़ाम उसका होता है और इस बार वह पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे राज्य में टॉप करती है।
जब यह बात उसकी बुआ जानती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे जलन होने लगती है, क्योंकि उसकी एक जो बेटी थी उसे वह अच्छे स्कूल में दाखिला करवाई थी, इसके बावजूद भी वह फेल हो जाती है और दामिनी राज्य में टॉप कर जाती है। अब दोस्तों, जब दामिनी का इतना अच्छा रिजल्ट आता है तो वह एक दिन अपने बुआ से कहती है कि बुआ, मैं अब आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहती हूँ, आप किसी तरह कर कर मेरी आगे की पढ़ाई का व्यवस्था कर दीजिए। उसकी बुआ कहती है कि तुम अगर शहर चली गई पढ़ाई करने तो इस घर के काम कौन करेंगे, और तुम लड़की हो, तुम ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करोगी, आखिरकार तुम्हें शादी के बाद यह सब तो करने ही है। अब इस बात से दामिनी काफ़ी दुखी हो जाती है और जाके जिस रूम में वह रहती थी उसमें सिसक सिसक कर रोने लगती है और अपनी पिता को याद करने लगती है कि उसके पिता ने जो उसके लिए सपने देखे थे कि उसकी बेटी एक दिन बड़ी ऑफिसर बनेगी, वह सपना अब उसका टूटता हुआ नजर आ रहा था। फिर दोस्तों, वह फैसला करती है कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, चाहे इसके लिए उसे कोई कदम ही क्यों ना उठाना पड़े। और फिर वह फैसला करती है कि वह अपनी बुआ के घर से भागकर कहीं दूसरे शहर जाकर पढ़ेगी। फिर दोस्तों, एक दिन मौका पाकर जब उसके फूफा और उसके परिवार वाले एक शादी में गए हुए रहते हैं और उस दिन वो अपने सारे सामान पैक करके एक बैग में स्टेशन की ओर चल पड़ती है। और जब स्टेशन जाती है तो जो ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है वह उसी में सीधे बैठ जाती है, क्योंकि उसे खुद पता नहीं था कि उसे जाना कहाँ है, बस वो उस ट्रेन में बैठकर चल देती है। और जब ट्रेन 2-3 स्टेशन बाद एक स्टेशन पर रुकती है तो उस बोगी में एक लड़का चढ़ता है जिसमें दामिनी बैठी हुई थी। वह चढ़ने के बाद जब ट्रेन खुल जाती है तो वह लड़का दामिनी को ताक झाक करने लगता है, जिससे दामिनी को बहुत बुरा लगता है। दामिनी अपने सीट से उठकर दूसरे सीट पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन वह लड़का उसके पीछा करते हुए भी जहां दामिनी बैठी होती है उसके सामने वाले सीट पर बैठकर उसे फिर परेशान करने की कोशिश करने लगता है। और इसी दौरान वह लड़का अपने 2-3 साथियों को फोन करके कहता है कि तुम भी अगले स्टेशन पे आ जाओ, ऐसी ऐसी बात है। इस बात को दामिनी भांप लेती है और जैसे ही ट्रेन रुकता है उसमें 2-3 लड़के चढ़ते हैं और दामिनी से बदतमीजी करने की कोशिश करने लगते हैं। यह देखकर दामिनी उसी स्टेशन पर उतर जाती है और अपना सामान लेकर स्टेशन से बाहर आने लगती है। तभी वह पीछे देखती है कि वो भी जो पहले से एक लड़का था और उनके जो 3 दोस्त आए थे, कुल 4 लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। अब दामिनी इस बात से काफ़ी परेशान हो जाती है, काफ़ी डर जाती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उस वक्त रात के करीब 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था और उसे लग रहा था आज कहीं उसके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इस ख्याल से वो तेजी कदमों से आगे आगे बढ़ते जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक मस्जिद दिखाई देती है। वह तेजी से दौड़कर मस्जिद के अंदर सम जाती है। यह देखकर लड़के मस्जिद के बाहर रुक जाते हैं और उसका इंतजार करने लगते हैं। और देखते ही देखते दोस्तों सुबह हो जाती है, लेकिन वे लड़के अभी भी उनका इंतजार कर रहे थे। इतने में मौलवी साहब सुबह की अजान पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचते हैं और पहुंचकर जब मस्जिद के अंदर जाते हैं एकदम से चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि बेटी तुम मस्जिद में क्या कर रही हो। अपनी सारी कहानी मौलवी साहब को बता देती है कि ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ है और 4 लड़के अभी मस्जिद के बाहर खड़े हैं। अब मौलवी साहब जाते हैं और उन लड़कों को डांटते फटकारते हैं और उसे धमकी देते हुए वहाँ से भगा देते हैं। अब लड़के डर के वहाँ से भाग जाते हैं और फिर मौलवी साहब मस्जिद के अंदर आते हैं और पूछते हैं कि तुम अकेले कहाँ जा रही हो। अपनी पूरी आप बीती मौलवी साहब को सुनाती है और बताती है कि ऐसे ऐसे उसके साथ घटना घटी है, इसलिए वो अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए अपनी बुआ के घर से भाग गई है। दामिनी की सारी कहानी सुनने के बाद मौलवी साहब कहते हैं अब तुम क्या करना चाहती हो, कहाँ जाना चाहती हो। दामिनी कहती है मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है और मुझे कहाँ जाना है मुझे ये भी पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है और ये तय है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो मौलवी साहब उसे समझाते हैं, कहते हैं कि बेटी यह दुनिया बड़ा जालिम है और इस दुनिया में भी तुम्हारा कोई नहीं है। अगर तुम अकेले फिर यहाँ से निकलोगी तो कोई ना कोई तुम्हारे पीछे पड़ ही जाएंगे। अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम मेरी बेटी बनकर मेरे घर रह सकती हो और तुम्हारी जो पढ़ाई है वो मैं पूरी पढ़ाई करवाने की कोशिश करूँगा। दामिनी मौलवी साहब की बात मान जाती है और मौलवी साहब के साथ ही उसके घर में रहने लगती है।
मौलवी साहब जिसकी उम्र लगभग 58 साल की थी और उनके घर में मौलवी साहब के अलावा और भी कोई नहीं था। मौलवी साहब उसे अपनी बेटी की तरह पालने पोसने लगते हैं और उसे पढ़ाई के लिए पास के ही कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। लेकिन एक दिन दामिनी कहती है कि अब्बू, मैं जिस नौकरी की तैयारी करना चाहती हूँ यहाँ से रहकर तैयारी कर पाना संभव नहीं है, मुझे उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। मौलवी साहब कहते हैं, ठीक है बेटी, तुम्हारी जैसी मर्जी होगी, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या था, मौलवी साहब उसके जाने के लिए पैसों का इंतजाम करते हैं और उसे खुद दिल्ली ले जाकर एक रूम दिलवाते हैं और एक अच्छे से कोचिंग में उसका एडमिशन करवा देते हैं और वहाँ से यह कहकर चले आते हैं कि जितनी भी पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया करना, मैं तुम्हें पैसा भेज दिया करूँगा। लेकिन दोस्तों, दामिनी सोचती है कि मौलवी साहब अब बूढ़े हो चुके हैं, मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, इसलिए वो सोचती है कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करेगी ताकि मौलवी साहब पर वो बर्डन बनकर नहीं रहेगी। इसी कारण वह दिल्ली में काम की तलाश में जुट जाती है और एक होटल के पास जाकर कहती है कि साहब, मुझे कोई एक नौकरी मिलेगी। अब जो होटल के मालिक होते वो बोलते हैं कि बेटी तुम क्या यहाँ पे करोगी। वो लड़की कहती है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, अब जो भी काम कहेंगे मैं कर लिया करूँगी, लेकिन मुझे पढ़ाई भी करनी है। जब पढ़ाई की बात सुनता है वह होटल का मालिक तो उससे पूछता है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, और तुम पढ़ाई की बात कर रही हो और काम करने की भी बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दामिनी उस होटल मालिक को भी अपनी पूरी आप बीती पूरी कहानी सुनाता है। उसके बाद वह कहता है कि हमारी भी एक बेटी है, मैं उसे काफ़ी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ लेकिन वह पढ़ाई में हर बार फेल हो जाती है। लेकिन बेटी, अगर तुम्हें इतनी पढ़ने की लगन है तो मैं तुझे ज़रूर पढ़ाऊँगा और तुम्हें जो भी काम होटल में करने हैं वह तुम काम कर लेना। अब दामिनी वहाँ पे हिसाब किताब का काम किया करने लगती है और उसका जो पढ़ाई होता है अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। देखते देखते दोस्तों उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद जिस नौकरी की वह तैयारी करना चाहती थी उसकी तैयारी करती है और लगभग 2 से 3 साल बाद उसे वह नौकरी मिल जाती है। वह एक जिले की कलेक्टर बन जाती है और जब वह कलेक्टर बन जाती है तो इस बात की सबसे पहले जानकारी उस होटल वाले को वह देती है और कहती है कि बाबूजी देखो, मैंने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया है। मेरे पिता का सपना था कि मैं एक दिन बड़ी ऑफिसर बनूंगी और आज मैं बन चुकी हूँ और आप भी मेरे पिताजी से कहीं बढ़कर है। उसके बाद दोस्तों दामिनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वह सबसे पहले फिर उस होटल मालिक के पास आती है और उसके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है और उसे भी हमेशा पिताजी ही कहती है और कहती है कि पिताजी, अब मैं एक जिले की कलेक्टर बन चुकी हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपनी कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरी करती रहूं। जो होटल मालिक होता है खुशी खुशी आंखों में आंसू लिए उसे आशीर्वाद देता है और कहता है कि बेटी तुम दिन रात इसी तरह आगे बढ़ते रहो। तभी दामिनी को उस मौलवी साहब की याद आती है जो उसे अपने साथ लगभग 2 साल रहकर उसकी पढ़ाई पूरी करवाई थी और यह फैसला करती है कि उससे कल जरूर मिलने जाएगी। और दोस्तों अपने कुछ बॉडीगार्ड को साथ में लेकर वह मौलवी साहब से मिलने उनके घर चल देती है। जब उनके घर पहुंचती है तो देखती है उस घर के जगह अब एक छोटा सा झोपड़ी बना हुआ है। वहाँ पे अपनी कार रोकती है और सीधे उस झोपड़ी में जाती है और जब मौलवी साहब को देखती है तो पाँव छूकर उनका प्रणाम करती है और कहती है कि देखो अब्बू, मैं लौटकर फिर से आ गई हूँ। लेकिन मौलवी साहब आज समझ में पड़ जाते हैं कि यह लड़की कौन है और मुझे अब्बू क्यों कह रही है। तभी वह कहती है कि अब्बू, आपने मुझे नहीं पहचाना, आप मुझे भूल गए और अब मैं एक कलेक्टर बन चुकी हूँ। इतना सुनते ही वह मौलवी साहब फुट फुट कर रोने लगते हैं और अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहते हैं कि बेटी, तुम कलेक्टर बनने के बाद भी तूने मुझे याद रखा है। तभी दामिनी कहती है, अब्बू मैं आपको कैसे भुला सकती हूँ, आपने मेरा साथ उस वक्त दिया था जब मैं दुनिया में अकेली थी। दोस्तों उसके बाद दामिनी कहती है कि अब्बू आपको अब इस झोपड़ी में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ मेरा जो सरकारी क्वार्टर है उस पर रहिएगा। इस पर वह बूढ़े हो चुके मौलवी साहब कहते हैं कि बेटी यहाँ पास में मस्जिद है, यहाँ मुझे नमाज पढ़ने में आसानी होती है और तुम्हारे पास मैं जाऊँगा तो मैं कैसे नमाज पढ़ पाऊँगा।
इस पर दामिनी कहती हैं कि अब्बू, मेरा जहाँ क्वार्टर है उसके पास में ही एक मस्जिद है, आप वहाँ पे आसानी से नमाज पढ़ने जा सकते हैं। और आप यह मत समझिए कि मैं एक हिंदू हूँ और आप एक मुस्लिम हैं। अब्बू, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके मजहब के बीच में कभी भी नहीं आऊँगी। फिर भी मौलवी साहब जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जब दामिनी जिद करती है तो आखिरकार वो अपनी बेटी के सामने पिघल जाते हैं और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दामिनी अपने अब्बू मौलवी साहब को लेकर अपने साथ उसे क्वार्टर पर रख लेती है और उसके साथ रहने लगती है। दोस्तों, कुछ समय बीतता है तो दामिनी अपने ही रेंज के एक अधिकारी से शादी कर लेती है, लेकिन शादी करने से पहले होने वाले पति को अपनी पूरी कहानी बता देती है और बताती है कि उसका अब्बू अब एक मौलवी साहब है और उन्हें तुम्हें हमारी साथ सेवा करना पड़ेगा। दोस्तों, उसका जो होने वाला पति होता है उसकी बातें मंजूर कर लेता है और शादी के बाद दोस्तों आज भी दोनों उस मौलवी साहब का अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी देखभाल करते रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस मौलवी साहब के बारे में, उस होटल मालिक के बारे में और दामिनी के बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप सभी मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।